इस वीडियो को देखने से कबल इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। शहर के न जाने कितने लोगों को उसने रुझा कर बख्शी के दाम में फंसाया होगा। अगर बख्शी ने भी उसे जुबान बंद रखने का मशवरा दिया है तो वो जुबान का पक्का साबित हुआ है। अभी तक इन लोगों की तरफ से हमारे दफ्तर खारजा में किसी शिकायत की इतला नहीं मिली। महोनी के बाद अव्वल खान ने बख्शी की तारीफ शुरू कर दी। ये बख्शी का सोचा समझा खेल भी हो सकता है। वो खामोश रहकर कर्नल जमाल दस्ती के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। उसे उम्मीद है कि जमाल दस्ती STF से फारिग होने के बाद इसके लिए एक कारआमद पुरजा साबित होगा। सबब कुछ भी हो, फौरी तौर पर हालात में कुछ ठहराव सा नजर आने लगा है। अव्वल खान पर उस रोज पुरउम्मीदी की कैफियत तारी थी। तुमको बख्शी से राब्ता जरूर करना चाहिए और मोहनी के बाप की खबर भी लेनी चाहिए। वीरन लुकमा दिया। वो अपनी बेटी के करतूतों में बराबर का शरीक है, उसकी सरकोबी जरूरी है। अब तक जो कुछ हुआ वो मेरे और बख्शी के दरमियान था। इसमें STF का दखल नहीं था, बल्कि फोर्स ने मेरी आखिरी कार्रवाई को मंसूख किया है। मैंने कहा इसे छेड़ा गया तो बख्शी का शुबा मेरी जात की तरफ जाएगा। वैसे भी पंडित मनोहर लाल गल्ले का आड़ती और पुरानी वजह का रईस है। अव्वल खान ने उसके बारे में अपनी मालूमात का इजहार किया। वो अपनी दुनिया में मगन रहता होगा। बेटी लिख पढ़कर अपने कदमों पर खड़ी हो चुकी है। वो इसके मामलात में दखल नहीं देता होगा। क्या सराइयां करने की बजाय तुम बख्शी से बात क्यों नहीं करते? वीरा ने जोर देकर मुझसे कहा, तुम तो उससे अपने जमीर का सौदा कर चुके हो। मिर्चें मत चबाओ। मैंने उस पर आंखें निकाली। मजाक एक हद तक अच्छा लगता है, कभी कभी तुम इस हद से बहुत आगे निकल जाती हो। आई एम सॉरी। वीरा को फौरन ही अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं अव्वल खान के हमरा निकला तो वीरा भी हमारे साथ थी। जीप में बात करते हुए हम जरा सी देर में अव्वल खान के दफ्तर के सामने पहुंच गए। मैं अब भी कहती हूं कि तुम दोनों ने बख्शी की जान बख्शी करके एक गलती की है। वीरन दफ्तर में दाखिल होते हुए कहा, दुश्मन को जब और जहां मौका मिले पीस कर रख देना चाहिए, मगर तुम्हारी नाम नेहाद मसलहतें। एक गहरा सांस लेकर उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैं तुम्हारे फलसफे का कायल नहीं हूं। दुश्मन पर उसके कमजोर लम्हों में वार करना चाहिए ताकि वो पलटकर ज्यादा कारी हमला करने के काबिल न रहे। जब जवाब में ज्यादा बड़े नुकसान का एहतमाल हो तो उसे नजरअंदाज कर देना बेहतर होता है। दुनिया भर में हर तरफ ऐसी रकाबतें चलती रहती हैं कि तुम्हारी मंतक आम हो जाए तो रोज 20 सफारतकारों का लहू बहने लगे। अव्वल खान ने वीरा से कहा, नफा नुकसान का हिसाब किताब ही इंसान की जबिल्लत में पोशीदा अंधे इंतकाम के जज्बों को लगाम देता है। मैं इस बहस से दामन बचाकर अव्वल खान के दफ्तर में मौजूद उस फोन की तरफ मुतवज्जा हो गया जिस पर CSD लगी हुई थी। इससे पहले मेरे पास बख्शी के दफ्तर का वो नंबर था जिस पर ऑपरेटर के जरिए राब्ता किया जा सकता था। वो नंबर CSD के जरिए इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं था। इसी वजह से मैं उसके घर पर फोन करता रहा था, मगर पिछली रात के मुफाहमत के बाद उसने मुझे अपने दफ्तर का रास्त नंबर भी दे दिया था ताकि मैं किसी हंगामी सूरत में उससे राब्ता कर सकूं। घंटी बजने के बाद उसकी तरफ से फौरन ही जवाब मिला था। मेरी आवाज़ पहचान कर वो पुरएतमाद लहजे में बोला, मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर फ़ोन करोगे। कहो तुम्हारा क्या हाल है, कहाँ हो? ये महफूज फ़ोन पर मेरा और तुम्हारा आखिरी राब्ता है। मैंने अपनी आवाज़ पर उदासी तारी कर ली। मैं अपने नए साथी को चार्ज देने की तैयारी कर रहा हूँ। तुम्हारे बारे में मुझसे घुमा फिरा कर कई सवाल किए गए थे, मगर मैं तुमसे किए हुए वादे पर कायम रहा। STF इस वक्त हैरत अंगेज तौर पर हमसे तसादुम की हामी नहीं है। यह कम अज़ कम मुझे यही तासुर दिया गया है। मैंने अपनी शिकायत रोक ली है। तुम मुझे ले जाने के इरादे से आए थे। इसमें नाकामी का कोई ना कोई जवाब तो दिया ही होगा। ओबराइन के चले जाने के बाद मैं तुम्हारे बारे में किसी को जवाब दे नहीं हूँ। हमारे कौंसल खाने के रिकॉर्ड के मुताबिक कल कुछ भी नहीं हुआ। इतनी राजदारी कैसे मुमकिन है? तुम्हारे साथ वो मॉडल गर्ल भी थी। हल्की सी हंसी के साथ उसने जवाब दिया, उसके पेशे के तकाजे अजीब हैं। वो कल वाले स्कैंडल के बारे में जरा भी जुबान खोलती तो उसकी साख और मार्केट फौरन तबाह हो जाती। शहर के शौकीन मिजाज शुराफात चक्करबाज लड़कियों से दूर भागते हैं। हर ओबाश मालदार अखबारों में अपने नाम की तशहीर से डरता है। मैंने तोफीमी अंदाज में कहा, बात पुलिस थाने तक पहुंच जाए तो लड़कियों से बरामद होने वाले विजिटिंग कार्ड भी अजाब बन जाते हैं। मुझे इस लड़की की तरफ से गड़बड़ का अंदेशा था। तुम्हारा तबादला हो रहा है या फिर कुछ और होने का इम्कान है? उसने मोहतात लहजे में पूछा।
یہ کوئی سرکاری ادارہ نہیں ہے جہاں سزا کے طور پر محض تبادلہ کر کے بات ٹال دی جائے۔ میں نے تلخی سے جواب دیا، جو کچھ ہوتا ہے دو ٹوک اور فیصلہ کن ہوتا ہے۔ برطرفی آثار ایسے ہی ہیں، مجھ سے ہر بات پوشیدہ رکھی جا رہی ہے۔ یہاں کا مرد اول کسی بھی وقت مجھے جواب دے سکتا ہے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ وہ متجسس ہونے لگا۔ فی الحال کوئی ہوٹل دیکھوں گا، باقی بندوبست ہے بعد میں دیکھا جائے گا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی ملازمت کی پیشکش کی تھی، اسے اب پھر دہرا رہا ہوں۔ کسی نئی مصروفیت سے پہلے میں چند روز آرام کرنا چاہوں گا، میں نے تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا۔ میرے تذبذب کا اندازہ لگاتے ہی اس کا لہجہ بدل گیا۔ فوری طور پر تمہاری ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ اس خلا کو پر کر کے تم مستقل اپنے لیے جگہ بنا سکتے ہو، زندگی بھر عیش کرتے رہو گے۔ مجھے بہت کچھ سوچنا ہوگا۔ یہاں سے فراغت کے بعد میں کسی دفتر میں کلرکی یا افسری تو کر سکوں گا، حساس نوعیت کے کاموں پر شاید پابندی ہوگی۔ یہ نہ کہنا میں تمہارے بارے میں بہت دور تک سوچ چکا ہوں۔ اس کی چال بازی پر میں دل ہی دل میں ہنس دیا۔ بخشی کے ذریعے میں نے شاید اوبرائن کے ذہن سے بھی یہ وسوسہ مٹا دیا تھا کہ کرنل جمال دستی اور ڈینی ایک ہی شخص کے دو نام تھے۔ وہ حقیقت فراموش کر دینے کے بعد ان دونوں کے ذہنوں میں صرف ایک بات بیٹھی ہوئی تھی کہ کرنل جمال دستی ہی وہ شخص ہے جو ڈینی کو پہچانتا ہے اور اس کا سراغ لگا کر اسے پکڑوا سکتا ہے۔ ایس ٹی ایف میں میرا کردار ختم ہو جانے کی امید پر میجر بخشی میری طرف سے کچھ زیادہ ہی پر امید ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے فون پر میری ناز برداریاں کر رہا تھا۔ یہ میرے کہنے کی بات نہیں ہے میجر، میں نے زور دے کر جواب دیا۔ تم خفیہ اداروں اور ایجنسیوں میں ملازمت کے پروٹوکول سے اچھی طرح واقف ہو۔ میری خفیہ معلومات کے مطابق تمہاری اسپیشل ٹاسک فورس آئین اور قانون سے معاورہ ہے، اس کا کوئی تحریری کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہو سکتا۔ اس نے میری بات کاٹ کر کہا، تم اپنا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے ہر فیصلہ کر سکو گے۔ جہاں تحریری ضابطہ کار نہیں ہوتا وہاں روایات کی پاسداری کرنی پڑتی ہے۔ میں خود بھی اس موقع کو نہیں گنواؤں گا، مگر مجبوری ہی ہوتی ہے۔ تمہاری اس بات سے مجھے پورا اتفاق ہے۔ اس کی آواز میں اطمینان جھنکنے لگا۔ جہاں کام کرنے کی امنگ موجود ہو وہاں کوئی نہ کوئی راہ نکل ہی آتی ہے۔ اب میں کسی نئے ٹھکانے سے تم کو فون کروں گا، موجودہ ملازمت سے یہ شاید آخری رابطہ ہو، میں نے اپنائیت کے ساتھ کہا۔ بخشی سے میری گفتگو کے دوران ویرا برے منہ بناتی رہی تھی۔ اس کے دعائیہ کلمات کے بعد میں نے فون بند کیا تو وہ برس پڑی۔ اس سے اس ڈرامے بازی کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ڈرامے بازی نہیں، حقیقت ہے۔ اول خان نے اسے بتایا، فورس سے سب کو دوش کیا جانے والا کوئی شخص کسی سیکرٹ مشن پر کام نہیں کر سکتا۔ اسے کیا معلوم کہ تمہارے کیا قاعدے ہیں؟ ویرا نے جل کر کہا۔ ڈینی کے آپشن اب بھی کھلے ہوئے ہیں۔ یہ ابتدائی مزاحمت بخشی کے اعتماد میں مزید اضافہ کرے گی۔ میں ڈینی کی پالیسی سے پوری طرح متفق ہوں، تمہیں اس کے ساتھ رابطہ برقرار رکھنا چاہیے۔ ویرا نے مجھے مشورہ دیا، اس طرح تمہیں ان کے عزائم کا علم ہوتا رہے گا، دوسری صورت میں تم بے خبری میں مارے جا سکتے ہو۔ میجر بخشی کے عزائم ہمارے لیے کبھی بھی نیک نہیں ہو سکتے۔ جب ہم اپنے سفارتکاروں کی زندگی کے خوف سے اسے مار نہیں سکتے تو اس سے رابطہ رکھنا گلے میں ڈھول لٹکا لینے کے مترادف ہوگا۔ میں نے ترشی سے جواب دیا، گلے میں لٹکے ہوئے ڈھول سے نقصان پہنچ سکتا ہے، رابطہ رکھنے میں ایسا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ مشکل یہ ہے کہ تم اپنی ناک سے آگے کچھ نہیں دیکھ سکتی۔ اس سے رابطہ رکھنے کا مطلب ہے کہ میں ہر وقت اس کی نظروں میں رہوں گا، میرا اصل نام اور کام تھرا رہ جائے گا۔ میں نے وضاحت کی، میری یہ بے عملی انہیں فائدہ پہنچائے گی۔ تم یہ بات اتنی بحث کے بغیر بھی بتا سکتے تھے۔ ویرا مجھے گھورنے لگی۔ اول خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تیرنے لگی۔ اس نے ویرا کی ہٹ درمی سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، ڈینی کو الہام تو نہیں ہو سکتا تھا کہ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ کوئی معقول سبب سامنے ہو تو بحث کی نوبت نہیں آتی۔ کیا مجھے الہام ہوا تھا کہ ڈینی ان لوگوں کی طرف سے کیا سوچے بیٹھا ہے؟ ان الہامی مسائل میں وقت برباد کرنے کی بجائے یہ بتاؤ کہ تمہارے آدمی شہر میں کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ میں نے سنجیدگی سے اول خان سے مطالبہ کیا۔ ہمارے روٹین کے کچھ کام ہوتے ہیں، بنیادی طور پر ان کا تعلق سیکیورٹی ہی سے ہوتا ہے۔ آج تم کو یہ سوال کیوں یاد آ رہا ہے؟ تمہاری معمول کی سرگرمیوں سے مجھے زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ یہ بتاؤ کہ دھن راج کے بارے میں کیا ہو رہا ہے؟ پنڈت منوہر لال کے بعد اب وہی ہمارے سامنے ہے۔ بھیشم کا بیان کے بعد اس کا نام بڑے ملزم کے طور پر ریکارڈ پر آ چکا ہے۔ اول خان نے اعتراف کیا، اس کی تلاش جاری ہے۔ تم نے تو کہا تھا کہ اس کا خاندان عمر کوٹ میں رہتا ہے، اس پر ہر وقت وہاں ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے۔ میں نے قدرے ہر سے کہا، اس کا خاندان وہیں ہے۔ پہلے میرا اندازہ یہی تھا کہ وہ کراچی سے نکل کر وہیں بھاگا ہوگا، مگر اطلاعات ملی ہیں کہ وہ وہاں نہیں ہے۔ تمہاری ان اطلاعات کا ذریعہ کیا ہے؟ میں نے روی میں پوچھ لیا۔ دراصل اس علاقے میں ہمارا کوئی یونٹ نہیں ہے۔ اول خان کو اس معزز خانہ انداز سے میں نے سمجھ لیا کہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔
वो कह रहा था उसके बारे में उमरकोट पुलिस पर इन्हिसार किया गया था। ये पैगाम वहीं से मिला है। दही इलाके के छोटे शहरों में पुलिस अपने इलाके के नाम नेहाद मुअज्जिज़ीन और जागीरदारों की मर्जी पर बेछूट शरह अमल करती है। वीरा को अव्वल खान के खिलाफ नुक्ता मिल गया और वो चहकने लगी। धनराज कोई कमी कमीन होता तो अब तक हथकड़ी और बेड़ी में बंधा यहां पड़ा होता। वो एक बड़े और बारसू घराने का आदमी है। उमरकोट की पुलिस ने उसे मशवरे के बाद ही पैगाम दिया होगा। मुझे भी यकीन है कि वो वहीं होगा। पुलिस उस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर सकती। मैंने कहा, पुलिस वाले कलील तनख्वाहों पर अपने घर बाहर छोड़कर इन दूर उफ्तादा इलाकों में काम करते हैं। अव्वल खान ने नदामत से कहा, ताकतवर जागीरदारों से टकराकर वो 2 दिन भी वहां नहीं जम सकते। अपने सुख चैन और माली फायदे के लिए बेशतर पुलिस वाले इनके हमायती और मददगार बन जाते हैं। इस हौसला चिकन पैगाम के बाद कोई ना कोई कदम उठाना जरूरी हो गया था। मैंने तबसरा किया, जिस दिन मुझे अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए दूसरों के मशवरों की जरूरत महसूस हुई, मैं किनारा कशी इख्तियार करने को तरजीह दूंगा। अव्वल खान ने पुरमलाल अंदाज में कहा, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं। वीरा ने उसे चिढ़ाने के लिए बात बढ़ाई, डैनी से तुम हमेशा ही मशवरे लेते रहते हो और इस पर फख्र करते हो। पॉलिसी बनाना और मंसूबा साजी करना एक अलग बात है। मैं रोजमर्रा फ़राइज़ की बात कर रहा था। इसका मतलब है कि तुम उमरकोट की तरफ कोई पार्टी रवाना कर चुके हो। वीरा ने उसकी बात दरमियान ही से उचक कर सवाल किया। स्पेशल टास्क फोर्स कोई तफ्तीशी एजेंसी नहीं है। इस बार अव्वल खान ने हल्की सी तलखी के साथ कहा, स्ट्राइकिंग फोर्स इन बखेड़ों में नहीं पड़ती। फिर यह काम कौन करेगा? वीरा भी यक ब यक बहुत संजीदा होगी। मैंने इन दोनों के दरमियान दखल अंदाज होने का इरादा किया ही था कि अव्वल खान के इब्तदाई फिक्र ने मेरी जुबान बंद कर दी। वो एक बाज़ाब्ता पुलिस केस है। हम उनकी अमलदारी में मुदाखला नहीं करते। वो अपने तौर पर काम कर रहे हैं। मुझे इस केस से दिलचस्पी है, इसलिए मैं काम की रफ्तार से बाखबर रहने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम बिला वजह मेरे सर पर सवार हुई जा रही हो। वीरा बहुत मक्कार थी। अव्वल खान के मुसक्कत जवाब पर खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, बिला वजह मेरी टांग ना खींचा करो। मैं भी बहुत सुकून से दूसरों की दिल आजारी कर सकती हूँ। हंसो नहीं, अब पूरी बात सुनो। अव्वल खान की संजीदगी में फर्क नहीं आया। मैं अच्छी तरह समझ रहा था कि बज़ाहिर वीरा से मुखातिब होने के बावजूद वो मुझे भी बातें सुना रहा था। कराची पुलिस को उमरकोट से कोरा जवाब मिल चुका है। वो कदर तवक्कुफ के बाद जारिहाना लहजा में कह रहा था, इनके लिए बहुत बड़ा और अहम केस है। यहाँ से पूरी राजदारी के साथ पुलिस और CIA की 2 पार्टियां उमरकोट रवाना कर दी गई हैं। अगले 2-3 रोज में वो धनराज को गर्दन से पकड़ लाएंगे। इसकी गिरफ्तारी पुलिस की जिम्मेदारी है। ये काम वही करेंगे। 2 पार्टियों की आमद की खबर पाते ही वो अपना आबाई घर छोड़कर किसी भी तरफ निकल जाएगा। ज्यादा बुरे वक्त में वो सरहद ही अबूर कर सकता है। वीरा फिर बहस पर तुरी हुई थी। अपने कान खुले रखा करो। वो लोग बैंड बाजे के साथ सायरन बजाते हुए नहीं जाएंगे। मैंने पूरी राजदारी का जिक्र किया है। यह राजदारी कराची से उमरकोट तक बरकरार रहेगी। अव्वल खान ने बरहमी से कहा, धनराज की गिरफ्तारी ही नहीं, पूरा केस पुलिस डील करेगी। अगर हमें किसी मरहले पर उसकी जरूरत पेश आई तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने बढ़ते हुए तनाव को कम करने के लिए एक ज़िम्नी सवाल किया। कराची लाए जाने के बाद वो हर वक्त हमारी दस्तरस में होगा। तुम देख ही चुके हो कि मकामी पुलिस हमारे साथ भरपूर ताउन करती है। इसके अलावा वो अल्फाज सुनते ही मेरे जहन में मेजर बख्शी के अगवा का मंजर ताज़ा हो गया। पुलिस मोबाइल का अमला खतरनाक तेवरों के साथ इस वारदात में दखल अंदाज हुआ था, मगर STF के एक आदमी से गुफ्तगू के बाद इनकी सरबराह का रवैया यकसर तब्दील हो गया था। धनराज का बोझ मेरे सर से उतर गया, मगर दूसरा मसला अपनी जगह बरकरार था। रात में यहाँ से तुम्हारे काफ़ी आदमी क्लब की तरफ गए थे, मगर वापसी पर मुझे सिर्फ 3 मिले थे। वो कहाँ रह गए थे? वो इन दोनों के पीछे गए थे जो बख्शी की पुश्त पनाही के लिए क्लब आए थे। क्या इन्होंने शुरू में ही समझ लिया था कि वो बख्शी के साथी हैं? वो इस तरह अलग थलग बैठे हुए थे कि इन पर आखिर तक कोई शुबा नहीं हो सका था। अव्वल खान ने कहा, हैरत है कि तुम्हें ये जिक्र अब याद आया। ज़हनी उलझनों में बात दब गई थी, मगर मैं भूला नहीं था। मैंने कहा, मेरे आदमियों को इन दोनों पर इस वक्त शुबा हुआ जब वो तुम तीनों के पीछे पीछे पार्किंग लॉट में आए थे। जब वो किसी से कोई बात किए बगैर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए तो मेरे आदमी दोबारा तजब्ज़े में पड़ गए थे कि कहीं वो बिल्कुल ही लाताल्लुक ना हो। इनके ताक़ुब के नताइज के बारे में तुमने कोई जिक्र नहीं किया। मैंने शिकवा किया। तुम्हारी कथा सुन लेने के बाद मैंने इन दोनों को गैर अहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया था। तुम कोई तज़किरा करते तो बात खुद ब खुद खुलती चली जाती। मेरे लिए हर वो शख्स बहुत अहम है जो रिज़्क़ और रोज़ी इसी धरती के वसाइल से कमाता है, लेकिन किसी लालच में पड़कर पराई सरहदों से आए हुए दुश्मनों के हाथों में खिलौना बन जाता है। बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारे आदमियों ने उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया। नफरी ज़्यादा होने की वजह से
वो एहतियातन इन दोनों के पीछे चले गए थे। वो बगदादी के पुराने हिस्ट्री शीटर हैं। क्लब से निकलकर कैंटर स्टेशन के करीब वाक़े एक होटल में गए थे। अव्वल खान ने मुख्तसर तरीन अल्फाज में खुलासा बयान कर दिया। मेजर बख्शी बहुत मोहतात आदमी है। ऐसे खतरनाक लोगों से उसका राब्ता कैसे हुआ, यह देखना पड़ेगा। हो सकता है कि वो धनराज से मिलते जुलते रहे हों। धनराज पहले से रुपोश था, ये कोई और चक्कर मालूम होता है, मैंने सोचते हुए कहा। क्या वो दोनों भी हिंदू हैं? अव्वल खान ने अपने सर को नफ़ी में जुम्बिश देते हुए बताया, इनके नाम मूसा और मलंग है। चाहोगे तो इनके बारे में मजीद खोज लगा ली जाएगी। अपने 1-2 आदमियों को फौरन इस काम पर मामूर कर दो। बख्शी को जिंदा छोड़ने की खलच इसी सूरत में दूर हो सकती है कि चंद मोटी गर्दनें हमारे हाथ में आ जाएं। तुम फिक्र न करो, ये काम जल्द अज जल्द पूरा करने की कोशिश की जाएगी। इसके इत्मीनान दिलाने पर मैंने उसका दफ्तर छोड़ दिया और वीरा के साथ वापस हो लिया। अगले 2 दिन इंतजार और बातों ही बातों में गुजर गए। तीसरे दिन पहली खबर यह मिली कि कराची से उमरकोट जाने वाली दोनों पार्टियां बेनीलो मराम वापस आ गई थीं। उमरकोट जैसे छोटे से कस्बे में कराची से जाने वाली नफरी फौरन ही मकामियों की नज़र में आ गई थी। फिर वहां की पुलिस में मौजूद किसी काली भीड़ ने यह खबर राज हवेली के मकीनों तक पहुंचा दी कि कराची की पुलिस धनराज को ढूंढती हुई इसके आबाई शहर तक आ पहुंची थी। खबर लीक होने के बाद धनराज की गिरफ्तारी नामुमकिनात में से थी। तफ्तीशी पार्टियों को उमरकोट में कई ऐसे ऐनी शाहिद मिले जिन्होंने धनराज को इस रोज तक शहर में देखा था, लेकिन राजमहल वाले शुरू से आखिर तक इसी एक बात पर अड़े रहे कि धनराज कराची में था। इन्होंने कई हफ्तों से उसकी शक्ल तक नहीं देखी थी। उमरकोट की खाक नवर्दी और कई नाकाम छापों के बाद दोनों पार्टियां वापस आ गई थीं। यूं कागजी तौर पर धनराज की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी की जिम्मेदारी उसके आबाई शहर की पुलिस पर डाल दी गई थी। वो दही इलाकों में कानून की कमजोर अमलदारी की एक अफसोसनाक मिसाल थी। इस रोज दूसरी इतला कराए के बदमाशों के बारे में मिली। मूसा और मलंग बदनाम हिस्ट्री शीटर जरूर थे, मगर उन दिनों अपने तौर पर काम नहीं कर रहे थे। इन दोनों का ताल्लुक रुस्तम दादा नामी एक सफेद पोश बदमाश से था। रुस्तम भारी मुआवजा लेकर अपने एतबार के लोगों के लिए मुख्तलिफ नोयत के जराइम की मंसूबाबंदी करता था। इसके तनख्वाहदार आदमी इन मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाते थे। काम के दौरान पकड़े जाने या जख्मी होने वालों के लिए वो बहुत फरागदिली से कानूनी और माली आनत फराहम करता था। मशहूर था कि उसके पास मुलाजिम होने के बाद शहर के किसी शोरा पुश्त को किसी चालान में अदालत से सजा नहीं सुनाई गई थी। उसके लिए काम करने वाले कानूनी माहिरीन मुरव्वज कवानीन की फनी खामियों का फायदा उठाकर इसके पकड़े जाने वाले मुलाजमीन को बचा ले जाते थे। हैरत की बात है कि कराची में रुस्तम जैसा आदमी मौजूद है और मैं इससे बेखबर हूं। अव्वल खान से वो तफसील सुनने के बाद मेरा इश्तियाक जाग उठा। मैंने कई बार उसका नाम सुना है, लेकिन उसे अहमियत नहीं दी। अव्वल खान ने कहा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, वो कहाँ रहता है? मैंने पूछा। अव्वल खान चुप रहा, लेकिन सुल्तान शाह बोल पड़ा, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो रुस्तम ईरानियों के बेहाई फिरके का बदमाश है और पारसी कॉलोनी में कहीं रहता है। ये वही रुस्तम तो नहीं जो किसी जमाने में सदर में ईरानी चाय का मशहूर होटल चलाता था? सुल्तान शाह के दिए हुए हवाले पर मेरी यादाश्त भी ताज़ा होगी। वो पुरानी बात थी, लेकिन उस वक्त भी लोग रुस्तम का सामना करने से घबराते थे। बिल्कुल वही है, अव्वल खान ने मेरी तायद की। मुझे यह भी बताया गया है कि आज का रुस्तम दादा किसी जमाने में चाय खाना चलाता था। यह तहकीर का एक अंदाज है, वरना वो इस जमाने में भी एक माकूल होटल का मालिक था। मैंने हंस कर कहा, इससे मिलना आसान काम नहीं है। अव्वल खान ने पुरख्याल अंदाज में कहा, वो अजनबियों से किसी कीमत पर नहीं मिलता और अपना ज्यादा वक्त घर पर ही गुजारता है। मैं इससे जरूर मिलूंगा। मैंने अपना इरादा जाहिर किया। मुलाकात के लिए कोई ना कोई राह निकल ही आएगी। वो बरसों से यहाँ रह रहा है, उसके बहुत से शनासा निकल आएंगे। इन्हीं में से किसी के हवाले से उसे मिलने पर आमादा किया जा सकता है। ये काम मैं शायद आसानी से कर दूंगा। सुल्तान शाह ने कहा, तुम्हें इसे मिलते हुए ये याद रखना होगा कि मूसा और मलंग तुमको देखते ही पहचान लेंगे। वीरा ने हमारी गुफ्तगू में दखल देते हुए कहा, मैं इसका टाइप समझ रहा हूं। मैंने जवाब दिया, वो जराइम में मुलव्वस होने वालों को अपने करीब भी भटकने नहीं देता होगा। लेकिन तुम्हें उसे मिलने की क्या जरूरत है? वीरा ने तेजी से फिर पूछा। वो बख्शी के लिए काम कर सकता है तो हमारे लिए भी काम करने पर आमादा हो जाएगा। मैं वीरा से मुत्तफिक हूं। अव्वल खान ने एतराज किया, पूरी एसटीएफ तुम्हारी पुश्त पर मौजूद है। तुम किन कामों के लिए इससे मदद लेना चाहते हो? अभी तक हम असूलों की साफ सुथरी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके बावजूद हमारे लिए दिन ब दिन खतरात बढ़ते जा रहे हैं। रुस्तम से कोई मुफाहमत हो जाए तो हम अलग थलग रहकर दुश्मनों को बदतरीन नुकसानात पहुंचा सकते हैं। तुम कैसे नुकसानात के बारे में सोच रहे हो? वीरा ने तंजिया लहजे में कहा, हम लोगों के लिए नकलो हमल और सफर में दुश्वारियां बहुत बढ़ चुकी हैं। अगर बख्शी तातिलात पर भारत में हो
तो कराए का कोई गुमनाम कातिल वहां पहुंचकर आसानी से उसे ठिकाने लगा सकता है। ये ख्याली बातें हैं, अमली जिंदगी में ऐसा होना मुमकिन नहीं है। वीरा ने मुंह बनाकर कहा। मुमकिन क्यों नहीं है? मैंने तुर्की बतुर्की कहा। क्या हमको आइजक बेल से निमटने के लिए अमेरिका तक दौड़ नहीं लगानी पड़ी थी? क्या हम आज भी ओब्रायन के लहू के प्यासे नहीं है? ये बहुत टेढ़े खेल होते हैं, मकसद की लगन के बगैर इनमें कामयाबी हासिल नहीं होती। वीरा ने बेपरवाही से जवाब दिया। किराए के आदमी सर के बल खड़े होकर भी तुम्हारे मुतबादिल नहीं बन सकते। इनकी चंद नाकामियां ही तुम्हारे अरमानों पर ओस डाल देंगी। फिर भी मैं ये तजर्बा करना चाहूंगा। मैंने इसरार किया। किसी पुरस्कून घर में बैठकर यह ख्याल बहुत राहत देगा कि कुछ लोग पैसा लेकर हमारे मकसद के लिए चांद की बाजी लगाए हुए हैं। इस तरह तुम अपने मकाम से गिरकर रुस्तम दादा के दर्जे पर आ जाओगे। फजूल बातें मत करो। वो पैसे के लिए ये सब कुछ कर रहा है। उसका मकसद दौलत कमाना है और हम एक बड़े मकसद के लिए बेदुरेग पैसा लुटाएंगे। कानून का खजाना भी कम पड़ जाएगा। तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारे दुश्मनों की तादाद बहुत बड़ी है। तुम कोड़ी कोड़ी को तरस जाओगे। यानी कि यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि रुस्तम को दौलत की बड़ी हवस है। सुल्तान शाह ने गुफ्तगू में दोबारा दखील होकर मौजू को अचानक तब्दील कर दिया। तुम इसके बारे में अपनी मालूमात का इजहार करके क्या साबित करना चाह रहे हो? वीरा पहलू बदल कर उसी पर बरस पड़ी। यही कि रुस्तम दौलत का लालची कुत्ता है। सुल्तान शाह ने गुस्से में कहा। कुछ जानते हो तो खुलकर बात करो ताकि मेरे आदमियों का काम आसान हो सके। अव्वल खान ने उसे शह थी। रुस्तम जैसे ताकतवर और बेरहम लोगों के माजी को खंगालना आसान काम नहीं होता। जान के खौफ से हर एक अपनी जुबान सख्ती से बंद किए रखता है। ईरान में जब बेहाइयों को मार पड़नी शुरू हुई तो रुस्तम ने वहां से भागने वाले कई मालदार लोगों से भारी रकमें इस वादे पर जमा कर ली कि अपना कमीशन काट कर वो बाकी रकम इन्हें पाकिस्तान में अदा कर देगा। इस लेन देन की कोई रसीद थी न मुआयदा। यहाँ आकर वो मुकर गया और इस रकम से अपना होटल जमा लिया। सुल्तान शाह बता रहा था उसके हाथों लुटने वालों ने शुरू में उसे पूरे शहर में बदनाम कर दिया था। वक्त के साथ लोग ये किस्से भूल गए और वो अपने जारहाना मिजाज की वजह से धीरे धीरे अपनी बदमाशी की धाक बिठाता चला गया। तुम्हें ये सब किसने बता दिया?